रुद्रिका के चेहरे से रंग उड़ गया। इसका मतलब अनामिका उस रात अयान को बचाने के लिए वहां थी। वो सिंडिकेट की राजदार नहीं थी, वो उनके खिलाफ लड़ रही थी। आश्वत ने पट्टी पूरी की और खड़ा हो गया। यही वो मोड़ है जहां हमारी कहानियां मिलती है रुद्रिका। सिंडिकेट ने मेरी बहन का दिमाग छीन लिया और तुम्हारे परिवार को तबाह कर दिया। हम दोनों एक ही दुश्मन से लड़ रहे हैं, बस हमारे रास्ते अलग थे। रुद्रिका ने अपना चेहरा फेर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहती थी। तुम यहाँ सिर्फ मेरा इलाज करने नहीं आए हो आश्वत, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सिटी लाइफ हॉस्पिटल चलो। अनामिका की याददाश्त के कुछ हिस्से वापस आ रहे हैं। वो तुम्हारा नाम ले रही है। उसे लगता है कि रुद्रिका ही वो इंसान है जो उसे इस नर्क से बाहर निकाल सकती है। आश्वत ने कहा, तुम पागल हो गए हो? मैं एक वांटेड अपराधी हूँ, मैं अस्पताल के वीआईपी वार्ड में नहीं जा सकती। रुद्रिका ने कहा, तुम जा सकती हो, एक बिजनेस पार्टनर के तौर पर। मैंने पेपर्स तैयार कर लिए हैं। तुम खुराना इंडस्ट्रीज की मालकिन के तौर पर मेरे नए न्यूरो विंग का दौरा करने आओगी, कोई शक नहीं करेगा। आश्वत ने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। रुद्रिका ने फाइल देखी। आश्वत ने सब कुछ इतनी बारीकी से प्लान किया था कि इनकार की गुंजाइश नहीं थी। अगले दिन अस्पताल का नज़ारा बदला हुआ था। रुद्रिका खुराना एक व्हील चेयर पर थी जिसे आश्वत खुद धकेल रहा था। उसने एक बहुत ही फॉर्मल सूट पहना था और बड़े चश्मे लगाए थे। अस्पताल का स्टाफ उन्हें नया निवेश समझकर सलाम कर रहा था। जैसे ही वे अनामिका के कमरे के पास पहुंचे, आश्वत रुका। याद रहे, वो बहुत नाजुक स्थिति में है, उसे उत्तेजित मत करना, आश्वत ने चेतावनी दी। अंदर अनामिका खिड़की के पास बैठी एक पेंटिंग बना रही थी। पेंटिंग में सिर्फ आग और काले फूल यानी कमल थे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अनामिका मुड़ी। उसकी नज़र रुद्रिका पर पड़ी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अनामिका के हाथ से ब्रश गिर गया। रुद्रिका? अनामिका की आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे किसी पुरानी कब्र से आ रही हो। रुद्रिका अपनी व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करने लगी। आश्वत ने उसे सहारा दिया। रुद्रिका अनामिका के पास पहुंची और उसका हाथ थाम लिया। हाँ दीदी, मैं हूँ, रुद्रिका ने कहा। उसकी आवाज़ में वो माफिया वाली कठोरता कहीं नहीं थी। अनामिका ने रुद्रिका का चेहरा छुआ। तुम बहुत बड़ी हो गई हो। उस दिन तुम बहुत छोटी थी जब मैंने तुम्हें अलमारी में बंद किया था। क्या तुम भाग गई थी? क्या वे तुम्हें पकड़ पाए थे? आश्वत ये सुनकर सुन रह गया। अलमारी? दीदी आप क्या कह रही हैं? अनामिका ने आश्वत की ओर देखा। उसकी आंखों में अचानक एक साफ रोशनी आई। आशु, जिस रात हमारे घर पर हमला हुआ था वो सिंडिकेट नहीं था, वे तुम्हारे अपने लोग थे। आश्वत के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? नहीं दीदी, पुलिस ने कहा था कि वो एक डकैती थी। नहीं, अनामिका चिल्लाई। वे खन्ना एम्पायर के बोर्ड मेंबर्स थे। वे पिताजी की वसीयत चाहते थे। रुद्रिका के पिता, वे हमारे पिताजी के सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने हमें बचाने की कोशिश की थी लेकिन उन्हें मार दिया गया। मैंने रुद्रिका को छुपा दिया था और मुझे वे ले गए। रुद्रिका और आश्वत एक दूसरे को देख रहे थे। ये एक ऐसा खिलाफा था जिसने उनकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आश्वत जिसे अपनी सफलता का आधार मानता था, उसका बिजनेस एम्पायर, वो असल में उसकी बहन और रुद्रिका के परिवार के खून पर खड़ा था। रुद्रिका के हाथ मुट्ठी में भिंच गए। इसका मतलब मेरे पिता को सिंडिकेट ने नहीं बल्कि तुम्हारी पार्टनर्स ने मारा था, और उन पार्टनर्स ने ही बाद में सिंडिकेट बनाया ताकि वे अपने काले कारनामों को छुपा सकें। आश्वत ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने सालों तक उन सांपों को पाला है। अचानक अस्पताल के कॉरिडोर में शोर मचा। सायरन बजने लगे। डॉक्टर आश्वत, बाहर निकलिए, पुलिस और इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, एक नर्स ने चिल्लाते हुए दरवाजा खोला। आश्वत ने खिड़की से नीचे देखा। दर्जनों पुलिस की गाड़ियां अस्पताल को घेरे हुई थीं और उनके साथ खड़ा था राघव, सिंडिकेट का वो आदमी जिसे उन्होंने चर्च में देखा था। वो पुलिस की वर्दी में था। वे हमें यहाँ फंसाने आए हैं। रुद्रिका ने अपनी पिस्तौल निकाली जो उसने अपने कोट के भीतर छिपा रखी थी। आश्वत ने अपनी बहन को देखा जो फिर से डर के मारे कांप रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा अब एक डॉक्टर का नहीं बल्कि एक माफिया किंग का लग रहा था। उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी ली है रुद्रिका, मेरा जुनून नहीं। आश्वत ने अपनी बहन को अपनी बाहों में उठाया। सरोज कहाँ है? रुद्रिका ने कहा, वो पीछे के रास्ते पर इंतजार कर रहा है। ठीक है, आज से आश्वत खन्ना मर चुका है। आश्वत ने रुद्रिका की आंखों में देखा। अब सिर्फ वो बचेगा जो इन गद्दारों का अंत करेगा। क्या तुम मेरे साथ हो माफिया क्वीन? रुद्रिका ने एक खूंखार मुस्कान दी। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी डॉक्टर। वे अस्पताल के पिछले दरवाजे से निकले। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। आश्वत ने अपनी बहन को गाड़ी में सुरक्षित बिठाया। रुद्रिका और आश्वत एक साथ खड़े थे। पीछे धुआं उठ रहा था और सामने एक अनिश्चित भविष्य। अब युद्ध व्यक्तिगत नहीं था, अब युद्ध उस साम्राज्य के खिलाफ था जिसने उन्हें पैदा किया था। रुद्रिका खुराना और आश्वत खन्ना एक ही कब्र में, क्या बात है? सिंडिकेट के कमांडर राघव ने मुस्कुराते हुए कहा।
उसने अपनी मशीन गन तानी। अब तुम दोनों मरो और बच्चा हमारे साथ जाएगा। आश्वत और रुद्रिका ने एक दूसरे की ओर देखा। एक पल के लिए उनकी नफरत गायब हो गई। उन्हें समझ आ गया कि वे एक दूसरे से लड़ते रहे और असली दुश्मन उनके दरवाजे पर आ गया था। आश्वत, मेरे कोट की जेब में फ्लैश ग्रेनेड है, रुद्रिका ने दर्द में फुसफुसाते हुए कहा। उसे निकालो, हमें साथ मिलकर इन्हें रोकना होगा। आश्वत ने बिना सोचे मलबे के नीचे से अपना हाथ बढ़ाया और रुद्रिका का हाथ थाम लिया। ये पहली बार था जब दोनों के बीच कोई शारीरिक संपर्क हुआ था जो हमले के लिए नहीं था। आश्वत ने ग्रेनेड निकाला। 3 गिनने पर रुद्रिका ने सिर हिलाया। 3। आश्वत ने ग्रेनेड फेंका और रुद्रिका को मलबे से खींचने की कोशिश की। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा तहखाना रोशनी से भर गया। राघव के आदमी अंधे हो गए और इधर-उधर गोलियां चलाने लगे। आश्वत ने रुद्रिका को मलबे से बाहर निकाला और उसे अपने कंधे का सहारा दिया। दूसरी तरफ अयान डर के मारे जम गया था। आश्वत ने अयान को अपनी गोद में उठाया। चलो, यहाँ से निकलना होगा, आश्वत ने कहा। वे सुरंग के रास्ते बाहर की ओर भागे, जबकि पीछे से सिंडिकेट की गोलियां दीवारों को चीर रही थी। बाहर जंगल की तलहटी में आश्वत की टीम ने सिंडिकेट के बैकअप को रोक रखा था। आश्वत, रुद्रिका और अयान एक सुरक्षित दूरी पर पहुंचे। रुद्रिका जमीन पर गिर पड़ी। उसका पैर बुरी तरह जख्मी था। आश्वत ने तुरंत अपना रुमाल निकाला और उसके घाव पर पट्टी बांधने लगा। उसके हाथ एक सर्जन की तरह सधे हुए थे। तुम मेरी जान क्यों बचा रहे हो रुद्रिका? मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। आश्वत ने उसकी आंखों में देखा। मैं एक डॉक्टर पहले हूँ रुद्रिका, और फिलहाल सिंडिकेट हमारा साझा दुश्मन है। लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम ठीक होगी हमारा युद्ध फिर से शुरू होगा। रुद्रिका ने एक हल्की मुस्कान दी। मुझे इंतजार रहेगा डॉक्टर। तभी दूर से पुलिस के सायरन सुनाई दिए। आश्वत ने अयान को देखा, जो अब थोड़ा शांत था। सरोज, रुद्रिका ने आवाज दी। सरोज कुछ घायल गार्ड्स के साथ झाड़ियों से बाहर निकला। बच्चा आश्वत के साथ जाएगा, रुद्रिका ने आदेश दिया। सरोज चौंक गया। लेकिन मैम, हमारी योजना बदल गई है, रुद्रिका ने आश्वत की ओर देखते हुए कहा। सिंडिकेट को लगता है कि बच्चा मर गया है। आश्वत इसे सुरक्षित रख सकता है, और आश्वत, अगर इस बच्चे को एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हारा पूरा अस्पताल जला दूंगी। आश्वत ने सिर हिलाया। अयान सुरक्षित रहेगा। आश्वत अपनी टीम के साथ गाड़ी में बैठा और अयान को लेकर गायब हो गया। रुद्रिका वहीं बैठी रही, अपनी जख्मी टांग और अपनी टूटती हुई माफिया साख के साथ। उसे पता था कि आज रात कुछ बदल गया है। आश्वत खन्ना सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था, वो एक ऐसा राक्षस था जो मर्यादा की जंजीरों में बंधा था। और रुद्रिका, उसे पहली बार लगा कि शायद वो इस खेल में अकेली नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी खड़ा था। अनामिका बजाज ने चर्च का पता कैसे जाना? और वो पुराना सच क्या था जो रुद्रिका छिपा रही थी? चर्च के उस खूनी टकराव के 3 दिन बीत चुके थे। शहर की सुर्खियां गैंग वॉर और सिलेंडर ब्लास्ट की झूठी खबरों से भरी थी, लेकिन सच सिर्फ 2 लोग जानते थे। उस रात ने समीकरण बदल दिए थे। काला कमल हवेली आज किसी किले से कम नहीं लग रही थी। सुरक्षा दुगनी कर दी गई थी, लेकिन हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में, जहां शहर का सबसे खूबसूरत नज़ारा दिखता था, माहौल भारी था। रुद्रिका खुराना एक आलीशान मखमली बिस्तर पर लेटी थी। उसकी दाईं टांग पर सफ़ेद पट्टियां बंधी थी। चेहरे की रंगत थोड़ी पीली थी, पर आंखों की मारक क्षमता अभी भी वही थी। उसने हाथ में एक वाइन का गिलास पकड़ा था, लेकिन उसमें वाइन नहीं, केवल कड़वा काढ़ा था जो सरोज ने उसी जबरदस्ती पिलाया था। मैम, वो बाहर हैं, सरोज ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। रुद्रिका ने एक लंबी सांस ली। उसे अंदर लाओ, और सरोज, कमरे के बाहर ही रहना, कोई दखलंदाजी नहीं। दरवाज़ा खुला और आश्वत खन्ना अंदर दाखिल हुआ। वो आज सूट बूट में नहीं था। उसने एक साधारण ग्रे टी-शर्ट और जीन्स पहनी थी। उसके हाथ में एक छोटा मेडिकल बैग था। उसके चेहरे पर अस्पताल वाली थकान और रात वाली सख्ती का एक अजीब मिश्रण था। इतनी सुरक्षा? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें यहाँ मारने आऊँगा? आश्वत ने कमरे के चारों ओर लगे कैमरों और गार्ड्स की ओर इशारा किया। सावधानी आश्वत, डर नहीं, रुद्रिका ने बिस्तर पर थोड़ा उठते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक दर्द की लकीर उभरी। वैसे भी एक डॉक्टर अपने मरीज को नहीं मारता है ना? आश्वत बिना कुछ बोले उसके बिस्तर के पास आया और अपना बैग मेज पर रखा। उसने दस्ताने पहने और रुद्रिका के घाव की जांच करने लगा। कमरा अचानक शांत हो गया। आश्वत के हाथ बहुत कोमल थे। वो पूरी कुशलता से पट्टियां खोल रहा था। घाव गहरा है, लेकिन इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तुमने मेरी सलाह मानी और आराम किया, ये अच्छी बात है, आश्वत ने प्रोफेशनल आवाज में कहा। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं पड़ती अगर तुमने उस रात मुझे मलबे से खींचने में इतनी देर न की होती, रुद्रिका ने ताना मारा।
आश्वत रुका और उसकी आंखों में सीधे देखा। मैं तुम्हें वहीं छोड़ सकता था रुद्रिका, लेकिन फिर अयान को वो जानकारी कभी नहीं मिलती जो उसने कल रात मुझे दी। रुद्रिका की सांसें थम गईं। क्या कहा अयान ने? आश्वत ने एक नया मरहम लगाया और पट्टी बांधना शुरू किया। उसने बताया कि उस रात चर्च में क्या हुआ था। उसने बताया कि सिंडिकेट के लोग उसे नहीं बल्कि उसकी माँ को ढूंढ रहे थे, और उसकी माँ वो तुम्हारी सगी बहन की सबसे करीबी सहेली थी। रुद्रिका का हाथ कांपा और गिलास से थोड़ा सा तरल जमीन पर गिर पड़ा। वो बच्चा सानिया का बेटा है? हाँ, और अयान ने ये भी बताया कि उस रात जब हमला हुआ था तो वहाँ एक और औरत मौजूद थी, एक औरत जिसने उसे अलमारी में छिपाया और खुद हमलावरों के सामने आ गई। अयान ने उसे परी कहा। आश्वत की आवाज़ भारी हो गई। वो परी मेरी बहन अनामिका थी। मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना जहाज तोड़ने का यार्ड, शिप ब्रेकिंग यार्ड, रात के सन्नाटे में डूबा था। यहाँ जंग खाए हुए विशालकाय जहाज़ों के कंकाल ऐसे लग रहे थे जैसे कोई सोया हुआ दैत्य हो। इसी यार्ड के बीचों बीच एक गुप्त कंक्रीट का बंकर था जिसे सालों पहले शीत युद्ध के दौरान बनाया गया था। अब ये आश्वत और रुद्रिका का नया कमांड सेंटर बन चुका था। बाहर बारिश मूसलाधार थी, लेकिन बंकर के भीतर का तापमान काफ़ी गर्म था। चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी थीं जिन पर डेटा तेज़ी से स्क्रॉल हो रहा था। आश्वत खन्ना एक बड़ी लकड़ी की मेज़ पर झुका हुआ था जिस पर खन्ना एम्पायर और सिंडिकेट के गठबंधन का एक विस्तृत मैप फैला था। उसके चेहरे पर 3 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी थी और आंखों में एक खतरनाक चमक। वो अब वो डॉक्टर नहीं रहा था जो लोगों की जान बचाता था, वो अब एक आर्किटेक्ट था जो विनाश की योजना बना रहा था। रुद्रिका एक ऊंची कुर्सी पर बैठी थी। उसकी टांग अब काफ़ी बेहतर थी। वो अपनी एक पसंदीदा चाकू से एक सेब छील रही थी। आश्वत, हमारे पास समय कम है। राघव ने पुलिस और सिंडिकेट को मिलाकर पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी है। वे तुम्हें देशद्रोही और मुझे आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। करने दो, आश्वत ने बिना सिर उठाए कहा। जब लोग आपको मरा हुआ समझ लेते हैं तभी आप सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मैंने अपने गुप्त फंड से $3 बिलियन निकाल लिए हैं। अब हमें सिर्फ सैनिकों की ज़रूरत है। सैनिक मेरे पास हैं, लेकिन हमें सिर्फ लड़ाके नहीं चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो सिस्टम के भीतर छेद कर सके। टीम का जमावड़ा, द रिक्रूटमेंट। तभी बंकर का भारी स्टील का दरवाज़ा गूंज के साथ खुला। सरोज अंदर आया और उसके पीछे 3 लोग थे जो अंधेरे से निकलकर रोशनी में आए। मैम, आपने जिन्हें बुलाया था वे आ गए हैं, सरोज ने कहा। आश्वत और रुद्रिका दोनों की नज़रें उन पर जमी। ये उनकी सुसाइड स्क्वाड थी। पहली एक दुबली पतली लड़की थी जिसने बड़े चश्मे और हुडी पहन रखी थी। ईशा कभी रॉ की सबसे बेहतरीन साइबर एक्सपर्ट थी, लेकिन एक घोटाले में फंसाए जाने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गई थी। वो दुनिया की किसी भी सर्वर को महज 30 सेकंड में हैक कर सकती थी। दूसरा एक विशालकाय आदमी था जिसके चेहरे पर गहरे जख्म के निशान थे। विक्रम एक पूर्व पैरा कमांडो था जिसे कोर्ट मार्शल कर दिया गया था क्योंकि उसने अपने भ्रष्ट सीनियर ऑफिसर को सरेआम पीटा था। वो हथियारों का चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया था। तीसरी एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी औरत थी। जोया भेस बदलने और आवाज़ निकालने में माहिर थी। वो किसी भी हाई प्रोफाइल पार्टी में घुसकर जानकारी निकालने में उस्ताद थी। आश्वत मेज़ के पास आया। आप लोग जानते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं? विक्रम ने अपनी भारी आवाज़ में कहा। सुना है कि आप खन्ना एम्पायर के उन कुत्तों की गर्दन नापना चाहते हैं जिन्होंने देश को बेच दिया। अगर बात सच है तो मेरी बंदूक आपकी है। ईशा ने अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए कहा। मैंने आपका सिस्टम चेक किया डॉक्टर। आपके बोर्ड मेंबर्स ने पिछले साल 3000 करोड़ का हेरफेर किया है। मैं उन्हें सड़क पर ला सकती हूँ, बस मुझे एक एक्सेस कोड चाहिए। आश्वत ने सिर हिलाया। हमें सिर्फ उन्हें सड़क पर नहीं लाना है, हमें उन्हें मिटाना है। रुद्रिका मेज़ के पास आई और एक फाइल खोली। हमारा पहला निशाना है दिवाकर सेठ। वो खन्ना एम्पायर का CFO है और सिंडिकेट का मुख्य फाइनेंसर। कल रात वो अपनी बेटी की शादी के जश्न में रॉयल पैलेस होटल में होगा। वहाँ सुरक्षा अभेद्य होगी। अभेद्य कुछ भी नहीं होता, आश्वत ने कहा। दिवाकर सेठ ही वो आदमी है जिसने मेरे पिता के जाली दस्तखत किए थे। उसे जिंदा पकड़ना ज़रूरी है। हमें उससे वो कोड चाहिए जिससे वसीयत का डिजिटल लॉकर खुलेगा। टीम ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट ली। जोया एक विदेशी मेहमान बनकर पार्टी में घुसेगी। ईशा होटल के सुरक्षा कैमरों और जैमर्स को नियंत्रित करेगी। विक्रम और सरोज बैकअप संभालेंगे और आश्वत और रुद्रिका वे सीधे मौत के मुंह में उतरेंगे।
तैयारियों के बीच रात के पिछले पहर में जब सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, आश्वत बंकर के एक कोने में गया जहां अनामिका सो रही थी। वो अब सुरक्षित थी, लेकिन उसे अभी भी भारी दवाइयों पर रखा गया था। आश्वत ने उसके सिर पर हाथ रखा। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा दीदी, मैं उन सब को खत्म कर दूंगी। वो सो रही है, एक आवाज आई। आश्वत ने मुड़कर देखा, रुद्रिका खड़ी थी। उसके हाथ में 2 कॉफी के मग थे। उसने एक मग आश्वत की ओर बढ़ाया। शुक्रिया, आश्वत ने मग लेते हुए कहा। दोनों बंकर की छोटी सी खिड़की के पास खड़े हो गए, जहां से दूर समुद्र की लहरें दिख रही थीं। तुमने कभी सोचा था कि हम इस तरह साथ खड़े होंगे? रुद्रिका ने पूछा। उसकी आवाज में पहली बार कोई नफरत नहीं थी। नहीं, आश्वत ने ईमानदारी से कहा। मैंने हमेशा तुम्हें एक अपराधी समझा, एक ऐसी औरत जो सिर्फ खून बहाना जानती है। रुद्रिका ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। और मैंने तुम्हें एक घमंडी अमीर डॉक्टर समझा जो अपनी सफ़ेद शर्ट पर दाग नहीं लगने देना चाहता। लेकिन उस रात चर्च में जब तुमने अयान के लिए अपनी जान दाव पर लगाई, तब मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आश्वत ने उसकी ओर देखा। रुद्रिका, अगर हम कल रात सफल नहीं हुए तो अयान और अनामिका का क्या होगा? रुद्रिका ने उसका हाथ थाम लिया। उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन पकड़ मजबूत थी। हम सफल होंगे आश्वत, क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं। अब खन्ना की बुद्धिमत्ता और खुराना की ताकत एक साथ है। दोनों की नजरें मिली। उस अंधेरे बंकर में बारूद और जंग की गंध के बीच एक नया रिश्ता पनप रहा था। ये प्यार नहीं था, लेकिन ये प्यार से कहीं अधिक गहरा था। ये 2 टूटे हुए इंसानों का एक दूसरे पर विश्वास था। अगली शाम रॉयल पैलेस होटल रोशनी से जगमगा रहा था। शहर के रईस और भ्रष्ट राजनेता वहां जमा थे। दिवाकर सेठ अपनी सफलता के नशे में चूर था। उसे नहीं पता था कि काल उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। होटल के बाहर एक काली वैन खड़ी थी। ईशा के लैपटॉप पर होटल का पूरा ब्लूप्रिंट चमक रहा था। जैमर्स ऑन, कैमरे लूप पर है, आपके पास ठीक 20 मिनट है। ईशा की आवाज़ उनके कान के हेडसेट में गूंजी। आश्वत ने अपनी शर्ट के कफलिंग ठीक किए। उसने एक वेटर की ड्रेस पहनी थी, लेकिन उसकी चाल किसी शिकारी जैसी थी। रुद्रिका एक बेहद खूबसूरत लाल साड़ी में थी, जिसके पल्लू के नीचे एक साइलेंसर वाली पिस्तौल छिपी थी। तैयार हो? आश्वत ने पूछा। रुद्रिका ने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाया। हमेशा। वे होटल के भीतर दाखिल हुए। संगीत की धुनें गूंज रही थीं, लेकिन आश्वत की नजरें सिर्फ दिवाकर सेठ पर टिकी थीं, जो बालकनी पर खड़ा वाइन पी रहा था। जैसे ही दिवाकर अकेला हुआ, आश्वत उसकी ओर बढ़ा। दिवाकर ने मुड़कर देखा और आश्वत को पहचानते ही उसके हाथ से गिलास गिर गया। आश्वत, तुम तो मर चुके थे। दिवाकर की आवाज अटक गई। अभी नहीं दिवाकर, अभी तो मुझे तुम्हारा हिसाब चुकता करना है। आश्वत ने उसे गर्दन से पकड़कर दीवार से सटा दिया। तभी हॉल में लाइटें बंद हो गईं, चीख पुकार मच गई। अंधेरे में सिर्फ रुद्रिका की आवाज गूंजी। खेल शुरू हो गया है दोस्तों। क्या आश्वत को वो कोड मिल पाएगा? और जब राघव को, सिंडिकेट को पता चलेगा कि उसकी नाक के नीचे हमला हुआ है, तो उसका अगला कदम क्या होगा? जानने के लिए बने रहिए स्टोरी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। रॉयल पैलेस होटल की भव्यता अब एक डरावने भूल भुलैया में बदल चुकी थी। हॉल में पसरा अंधेरा और मेहमानों की चीखें एक भयानक संगीत पैदा कर रही थीं। रेड लाइट यानी इमरजेंसी लाइट्स की धीमी रोशनी में आश्वत खन्ना किसी यमदूत की तरह दिवाकर सेठ की गर्दन दबोचे हुए था। कोड बताओ दिवाकर, वसीयत का वो डिजिटल लॉक कैसे खुलता है? आश्वत की आवाज में गरज थी। दिवाकर सेठ का चेहरा नीला पड़ रहा था। आश्वत, छोड़ दो, तुम नहीं जानते तुम किससे भिड़ रहे हो। सिंडिकेट तुम्हें जिंदा जला देगा। तभी बालकनी के दरवाजे पर हलचल हुई। रुद्रिका ने अपनी साइलेंसर लगी पिस्तौल से 2 सटीक शॉट फायर किए। दिवाकर के 2 पर्सनल गार्ड जमीन पर ढेर हो गए। वो आश्वत के पास पहुंची और दिवाकर की आंखों में अपनी पिस्तौल की नली गड़ा दी। तुम्हारे पास 10 सेकंड है दिवाकर, या तो कोड दो या फिर अपनी बेटी की विदाई देखने से पहले अपनी अंतिम विदाई के लिए तैयार हो जाओ, रुद्रिका ने ठंडे स्वर में कहा। दिवाकर टूट गया। मौत को इतना करीब देखकर उसका सारा अहंकार हवा हो गया। 7/11/94, ये तुम्हारे पिता की मृत्यु की तारीख है। यही मास्टर कोड है। आश्वत ने घृणा के साथ उसे छोड़ दिया। ईशा की आवाज हेडसेट में गूंजी। सर, कोड मिल गया है। मैं सिस्टम में घुस रही हूँ। फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। राघव की डेथ स्क्वाड होटल की लॉबी में पहुंच चुकी है। विक्रम, जोया, पोजीशन संभालो, आश्वत ने आदेश दिया। होटल का कुरुक्षेत्र। होटल की लॉबी अब एक युद्ध क्षेत्र बन चुकी थी।
राघव, जो अब पुलिस की वर्दी उतारकर अपने असली माफिया अवतार में था, एक भारी मशीन गन लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ सिंडिकेट के सबसे खूंखार लड़ाके थे। आश्वत और रुद्रिका को ढूंढो, जो बीच में आए उसे भून दो, राघव ने दहाड़ मारी। तभी होटल के झूमर के पीछे से विक्रम जल्लाद कूदा। उसने अपने हाथों में 2 शॉटगन्स थाम रखी थीं। आज कोई भी ऊपर नहीं जाएगा, उसने चिल्लाकर फायरिंग शुरू कर दी। विक्रम की ताकत और आक्रामकता बेजोड़ थी। वो एक मानव दीवार की तरह सीढ़ियों के मुहाने पर खड़ा हो गया। गोलियां उसके बुलेट प्रूफ जैकेट से टकराकर छिटक रही थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। दूसरी तरफ जोया द मिमिक ने होटल के किचन और सर्विस एरिया में छोटे छोटे विस्फोटक लगा दिए थे। जैसे ही राघव के आदमी सीढ़ियों की ओर बढ़े, जोया ने रिमोट दबाया। धमाका! आग की लपटों ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया, लेकिन राघव का जुनून कम नहीं हुआ। उसने मलबे के बीच से ही गोलियां चलाना जारी रखा। बंकर में बैठी ईशा के पसीने छूट रहे थे। वो न केवल वसीयत के राज खोल रही थी, बल्कि वो खन्ना एम्पायर के उन बैंक खातों को भी हैक कर रही थी जहां सिंडिकेट का सारा काला धन जमा था। आश्वत, डेटा 90% डाउनलोड हो चुका है, लेकिन सिंडिकेट के हैकर्स ने मुझे ट्रेस कर लिया है। वे मेरी लोकेशन पर हमला कर रहे हैं। ईशा की आवाज में घबराहट थी। आश्वत ने बालकनी से नीचे देखा, जहां वैन के पास कुछ काली गाड़ियां रुक रही थी। ईशा, वैन छोड़ो और बाहर निकलो, अभी। नहीं सर, ईशा ने दृढ़ता से कहा। अगर मैंने अभी हाथ हटाया तो सारा डेटा करप्ट हो जाएगा। 10 साल का इंतजार बेकार चला जाएगा। आप अनामिका दीदी को बचा लीजिए, मैं अपना काम पूरा करूंगी। बंकर के बाहर गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। ईशा ने अपने लैपटॉप को वैन के डैशबोर्ड से जोड़ा और अपनी छोटी पिस्तौल निकाली। वो जानती थी कि ये उसका आखिरी मिशन है। डेटा ट्रांसफर कंप्लीटेड। आश्वत, रुद्रिका, अब ये दुनिया आपकी है। इतना कहते ही ईशा की वैन पर एक आरपीजी रॉकेट दागा गया। एक भीषण धमाका हुआ और वैन आग के गोले में बदल गई। ईशा! दोनों एक साथ चिल्लाए। रुद्रिका की आंखों में पहली बार अपनी टीम के सदस्य के लिए आंसू आए। ईशा ने उनके भविष्य के लिए खुद को राख कर दिया था। राघव से आमना सामना, द फाइनल शोडाउन। ईशा के बलिदान ने आश्वत और रुद्रिका के भीतर एक ऐसी आग जला दी जिसे बुझाना नामुमकिन था। वो बालकनी से एक रस्सी के सहारे नीचे कूदे और सीधे राघव के सामने आ गए। राघव ने अपनी मशीन गन तानी। बहुत खेल लिया डॉक्टर, अब तुम्हारी बहन का राज और ये वसीयत दोनों मेरे साथ दफन होंगे। आश्वत ने अपनी राइफल फेंक दी। उसने एक सर्जिकल ब्लेड अपने हाथों के बीच छिपा लिया। रुद्रिका, इसे मैं संभालूंगा। रुद्रिका ने सिर हिलाया और राघव के आदमियों को उलझाने लगी। आश्वत बिजली की फुर्ती से राघव की ओर बढ़ा। राघव ने गोलियां चलाईं, लेकिन आश्वत जमीन पर फिसलते हुए उसके करीब पहुंच गया। राघव ने उसे लात मारनी चाहिए, लेकिन आश्वत ने उसका पैर पकड़कर घुमा दिया। दोनों जमीन पर गुत्थम गुत्था हो गए। राघव ताकतवर था, लेकिन आश्वत एक सर्जन था। वो जानता था कि शरीर के किस हिस्से पर वार करने से इंसान अपाहिज हो जाता है। आश्वत ने राघव के गले की नस पर अपना ब्लेड रख दिया। ये उस रात के लिए जो तुमने चर्च में किया, और ये ईशा के लिए। आश्वत ने हाथ घुमाया। राघव की आंखों में खौफ छा गया और वो अपने खून के बीच तड़पने लगा। सिंडिकेट का सबसे क्रूर सेनापति अब जमीन पर ढेर था। पुलिस के आने से पहले ही आश्वत, रुद्रिका, विक्रम और जोया वहां से निकल गए। उनके पास अब वो वसीयत थी जो ये साबित कर सकती थी कि खन्ना एम्पायर के असली मालिक वो लोग हैं जिन्हें पागल या क्रिमिनल घोषित किया गया था। सुबह की पहली किरण जब समुद्र के किनारे उनके नए ठिकाने पर पड़ी, तो माहौल में जीत की खुशी कम और ईशा के जाने का गम ज्यादा था। विक्रम ने ईशा का जला हुआ चश्मा मेज पर रखा। आश्वत ने उसके पास आकर अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, आश्वत ने कहा। रुद्रिका ने लैपटॉप खोला। ईशा ने जाते जाते सिंडिकेट के सारे बैंक अकाउंट्स खाली कर दिए हैं। हमने उन्हें आर्थिक रूप से अपाहिज कर दिया है। अब उनके पास न पैसा है न राघव। आश्वत ने वसीयत के कागजात देखे। उनमें साफ लिखा था कि खन्ना एम्पायर का 60% हिस्सा अनामिका बजाज और 40% रुद्रिका खुराना के पिता के नाम था। बोर्ड मेंबर सिर्फ मैनेजर थे जिन्होंने सब कुछ हड़प लिया था। अब क्या आश्वत? रुद्रिका ने पूछा। आश्वत ने दूर क्षितिज पर देखते हुए कहा, अब हम साए से बाहर निकलेंगे। अब दुनिया को पता चलेगा कि माफिया क्वीन और डॉक्टर जब हाथ मिलाते हैं तो नया कानून बनता है। कल हम खन्ना एम्पायर की बोर्ड मीटिंग में जा रहे हैं। रुद्रिका ने अपनी पिस्तौल साफ की। इस बार हम इलाज करने नहीं, सर्जरी करने जा रहे हैं और हम उन कैंसर वाले हिस्सों को जड़ से काट देंगे। मुंबई की गगनचुंबी इमारत खन्ना हाइट्स का 78वां माला आज किसी किले में तब्दील हो चुका था। कांच की दीवारों के पीछे पूरा शहर किसी खिलौने जैसा लग रहा था। बोर्ड रूम के भीतर एक लंबी काली मेज के चारों तरफ
7 बुजुर्ग और रसूखदार लोग बैठे थे। ये खन्ना एम्पायर के बोर्ड मेंबर्स थे जो खुद को शहर के भाग्य विधाता समझते थे। मेज की सबसे ऊपरी कुर्सी खाली थी, वो कुर्सी जो आश्वत खन्ना की थी। राघव मारा गया है और दिवाकर लापता है। बोर्ड के सबसे वरिष्ठ सदस्य मिस्टर सिंघानिया ने अपनी भारी आवाज में कहा, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। अगर वो डॉक्टर और वो माफिया लड़की यहाँ पहुँच गए तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। डरो मत सिंघानिया, एक ठंडी रौआबदार आवाज गूंजी। मेज के कोने में बैठा एक आदमी अंधेरे में अपनी सिगार सुलगा रहा था। पुलिस और मीडिया हमारे हाथ में है। आश्वत अब एक भगोड़ा है, उसे देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। तभी बोर्ड रूम के भारी ओक के दरवाजे एक धमाके के साथ खुले। बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी जमीन पर ढेर थे। धूल और धुएं के बीच से एक साया अंदर आया। वो आश्वत खन्ना था। उसके पीछे रुद्रिका खुराना थी, जिसने अपने हाथों में 2 असॉल्ट राइफल्स थाम रखी थीं। उनके साथ विक्रम और जोया भी थे, जो पूरे बोर्ड रूम को अपने निशाने पर ले चुके थे। आश्वत की सफेद शर्ट पर अभी भी राघव के खून के छींटे थे। उसने सीधे सिंघानिया की ओर देखा। सीट छोड़ो सिंघानिया, मालिक आ गया है। आश्वत की आवाज में वो कड़क थी जो पहाड़ों को हिला दे। आश्वत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सिंघानिया चिल्लाया। गार्ड्स, इसे गिरफ्तार करो। तुम्हारे गार्ड्स अब या को अस्पताल में हैं या नर्क में। रुद्रिका ने आगे बढ़कर मेज पर एक डिजिटल फाइल फेंकी। और अब तुम सब की बारी है। आश्वत ने मेज की मुख्य कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। उसने लैपटॉप को मुख्य स्क्रीन से कनेक्ट किया। अचानक पूरे बोर्ड रूम की दीवारों पर ईशा द्वारा रिकवर किया गया डेटा चमकने लगा। दिवाकर सेठ ने मरने से पहले सब उगल दिया है। आश्वत ने उन बुजुर्गों के चेहरों को देखते हुए कहा, जो अब डर के मारे सफेद पड़ रहे थे। मेरे पिता की हत्या, रुद्रिका के परिवार का कत्लेआम और अनामिका दीदी को पागल खाने भेजने की साजिश, इन सब के पीछे सिंडिकेट नहीं बल्कि इस मेज पर बैठे तुम लोग थे। स्क्रीन पर 10 साल पुराने ईमेल और बैंक ट्रांजैक्शंस के सबूत थे। उन सब ने मिलकर करोड़ों का गबन किया था, और जब आश्वत के पिता को भनक लगी तो उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। ये सब झूठ है। सिंघानिया ने मेज पर मुक्का मारा। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने हत्या की है। सबूत मैं हूँ। एक कमजोर लेकिन साफ आवाज दरवाजे से आई। सबकी नजरें मुड़ी। व्हील चेयर पर अनामिका बजाज बैठी थी। उसने आज वही लाल साड़ी पहनी थी जो उसने 10 साल पहले उस खूनी रात को पहनी थी। उसकी आंखों में अब वो पागलपन नहीं बल्कि एक जलता हुआ प्रतिशोध था। अनामिका, सिंघानिया के हाथ कांपने लगे। अनामिका ने धीरे से अपनी उंगली सिंघानिया की नहीं बल्कि उस आदमी की ओर उठाई जो कोने में बैठा सिगार पी रहा था। वो आदमी अब तक खामोश था। वो है द बॉस। उसने ही मेरे पति को गोली मारी थी। उसने ही आश्वत के पिता की कार का ब्रेक फेल करवाया था। अनामिका ने कांपते हुए कहा। आश्वत ने उस आदमी की ओर देखा। उसकी आंखें नफरत से लाल हो गईं। तुम? वो धीरे से रोशनी में आया। वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर वर्मा थे। वही डॉक्टर जो सालों से अनामिका का इलाज कर रहे थे और आश्वत के सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे। डॉक्टर वर्मा ने अपनी सिगार मेज पर बुझाई और ठहाका मारकर हंसे। उनकी वो शालीनता, वो सज्जनता गायब हो चुकी थी। अब उनके चेहरे पर एक दरिंदा बैठा था। हॉस्पिटल का वो छोटा सा कमरा जहां मैंने अनामिका को 10 साल तक कैद रखा, वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आश्वत, तुम एक महान सर्जन हो सकते हो, लेकिन इंसानों को पढ़ने में तुम हमेशा से कच्चे रहे हो। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया ताकि तुम बिजनेस संभालो और मैं पीछे बैठकर साम्राज्य चलाऊं। रुद्रिका ने अपनी गन वर्मा के सर पर तानी। तुमने मेरे बाप को मारा, तुमने आयान की माँ को खत्म किया। मैं अभी तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगी। चलाओ गोली रुद्रिका, वर्मा चिल्लाए। जैसे ही तुम ट्रिगर दबाओगी, इस पूरी बिल्डिंग में लगे RDX धमाके से उड़ जाएंगे। मैंने अपनी हार की तैयारी कर ली थी। अगर मैं नहीं बचूंगा तो खन्ना एम्पायर का कोई सबूत नहीं बचेगा। पूरे बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। मेज के नीचे एक छोटा सा टाइमर लाल रोशनी में धड़क रहा था। 0.2 मिनट शेष। सिंघानिया और बाकी बोर्ड मेंबर्स अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की ओर भागे, लेकिन विक्रम ने उन्हें वहीं दबोच लिया। आश्वत, हमें निकलना होगा, रुद्रिका ने चिल्लाकर कहा। लेकिन आश्वत हिला नहीं। वो वर्मा की आंखों में देख रहा था। तुमने कहा था कि तुम एक डॉक्टर हो वर्मा। तुमने कसम खाई थी कि तुम जान बचाओगे। कस्में कमजोरों के लिए होती हैं आश्वत। सत्ता सिर्फ ताकतवर के पास रहती है। वर्मा ने एक रिमोट निकाला। अब अलविदा कहो अपनी बहन और अपनी नई प्रेमिका को। वर्मा ने बटन दबाना चाहा, लेकिन आश्वत की फुर्ती किसी चीते जैसी थी। उसने मेज पर पड़ा एक सर्जिकल स्कैल्पल हवा में उछाला।
ब्लेड सीधे वर्मा की कलाई में जाकर धंसा। रिमोट उनके हाथ से छूटकर आश्वत की ओर गिरा। आश्वत ने डाइव मारकर रिमोट को हवा में ही पकड़ लिया और टाइमर को पॉज कर दिया। रुद्रिका ने बिना एक पल गंवाए वर्मा के घुटने पर गोली मारी। वर्मा चीखते हुए नीचे गिर पड़े। ये मेरी तरफ से, रुद्रिका ने कहा और दूसरी गोली उनके दूसरे पैर पर मारी। और ये मेरे पिता की तरफ से। आश्वत वर्मा के पास गया। उसने उनके गले का कॉलर पकड़ा और उन्हें उठाकर खिड़की के पास ले गया। तुमने मेरी बहन के 10 साल छीने हैं वर्मा, मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा। मौत तुम्हारे लिए बहुत छोटी सजा है। आश्वत ने नीचे खड़ी पुलिस की गाड़ियों की ओर इशारा किया। ईशा ने मरने से पहले सारा डेटा पुलिस हेडक्वार्टर को भी भेज दिया था। नीचे कमिश्नर खुद खड़े थे। तुम जेल जाओगे और वहां हर दिन तुम अपनी मौत की भीख मांगोगे। मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगा ताकि तुम मर ना सको। आश्वत ने उन्हें सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। अगले दिन सूरज की किरणें मरीन ड्राइव की लहरों पर नाच रही थीं। खन्ना एम्पायर के सभी भ्रष्ट बोर्ड मेंबर्स जेल में थे। सिंडिकेट का सफाया हो चुका था। आश्वत और रुद्रिका उसी छत पर खड़े थे जहां से कहानी शुरू हुई थी। अनामिका पास ही एक बेंच पर बैठी अयान के साथ खेल रही थी। उसकी याददाश्त अब धीरे धीरे वापस आ रही थी और वो पहली बार सुकून में थी। तो अब तुम क्या करोगे डॉक्टर? रुद्रिका ने पूछा। उसने अपनी रेड ड्रेस की जगह आज एक सफेद सूट पहना था। आश्वत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मैं अस्पताल वापस जाऊंगा, लेकिन इस बार मैं सिर्फ घावों को भरूंगा नहीं, मैं सिस्टम को साफ करूंगा। और तुम? रुद्रिका ने समुद्र की ओर देखा। माफिया क्वीन का खिताब अब पुराना हो गया है। शायद मुझे बिजनेस क्वीन बनकर देखना चाहिए। आश्वत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक नई साझेदारी के लिए? रुद्रिका ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार उनकी पकड़ में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ एक वादा था, एक नई शुरुआत के लिए। तभी अयान दौड़कर आया और उन दोनों के बीच में खड़ा हो गया। उसने उन दोनों के हाथ एक साथ पकड़ लिए। मुंबई की चमकती धूप में उन तीनों का साया एक नए भविष्य की ओर इशारा कर रहा था। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन उनकी कहानी अभी शुरू हुई थी।